दोस्तों, इस फिल्म की कहानी एक ऐसे समय की है जब पृथ्वी पर फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। इंसानी सभ्यता को बचाने के लिए कुछ एस्ट्रोनॉट वर्म होल से दूसरी गैलेक्सी में जाते हैं। इस मूवी में ज्यादातर साइंस की थ्योरी का इस्तेमाल किया गया है, जहाँ पर ये लोग एक मिशन के थ्रू दूसरे ग्रह पर उतरते हैं। फिर उनके साथ क्या होता है और इंसानी सभ्यता को ये लोग कैसे बचाते हैं, यही इस फिल्म में दिखाया गया है। तो चलिए लेट्स एक्सप्लेन इंटरस्टेलर मूवी। फिल्म की शुरुआत में कूपर को दिखाया जाता है, जो कि इस फिल्म का हीरो होता है। वह एक सपना देख रहा होता है जिसमें प्लेन क्रैश हो रहा है। कूपर पहले नासा में वैज्ञानिक था, उसे एक प्लेन क्रैश के कारण निकाल दिया गया था। अब वह उसी का सपना देख रहा था कि अचानक उसकी बेटी आती है और कहती है कि उसके रूम में किताबें अपने आप नीचे गिर रही है। मुझे लगता है कि आप ही भूत बन के मुझे डरा रहे हो। लेकिन कूपर इसके जवाब में कहता है कि ये सब नॉन साइंटिफिक बातें हैं। कूपर अपने घर में अपने बेटा, बेटी और ससुर के साथ रहता है। अब आगे हम देखते हैं कि वो आज अपने बच्चों के साथ स्कूल जा रहा होता है। रास्ते में उसे एक प्लेन उड़ता हुआ दिखता है, क्योंकि फिल्म का प्लॉट उसी समय का है जब धरती पर बहुत अधिक रेतीले तूफान आते हैं, जिसकी वजह से धरती तबाह हो रही है। तो ऐसे में कूपर को प्लेन का दिखना बहुत अचंभित करता है और वे सभी उसका पीछा करते हैं। कूपर उस प्लेन को हैक करके लैंड करवाता है। वह इंडियन एयरफोर्स का एक प्लेन होता है, जो कि एक ड्रोन की तरह काम कर रहा था। कूपर उसे अपनी गाड़ी में डालकर बच्चों के स्कूल चला जाता है, जहाँ बच्चों के टीचर उनकी शिकायत करते हैं और कहते हैं कि बेटी मर्फ पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट है और बेटे टॉम को पढ़ाई के लिए कॉलेज नहीं भेज सकते। ये सुनकर कूपर टीचर से झगड़ बैठता है और मर्फ, जो कि कूपर की बेटी होती है, उसको स्कूल से सस्पेंड कर दिया जाता है। तभी कूपर के ससुर घर से उसको मैसेज करते हैं कि उसके खेतों में काम कर रहे ऑटोमेटिक ट्रैक्टर अपने आप खेत से घर की तरफ आ रहे हैं। ससुर कहते हैं कि शायद घर के नीचे कोई बड़ी चुंबकीय प्लेट है जो ट्रैक्टर्स को अट्रैक्ट कर रही है, पर कूपर कहता है कि अगर ऐसा होता तो पहले दिन से ही ट्रैक्टर अट्रैक्ट होते। और फिर मर्फ का सीन दिखाया जाता है। मर्फ के कमरे में रखी किताबें एक सिस्टमेटिक ऑर्डर से नीचे गिर रही होती है, तो मर्फ समझ जाती है कि उसके कमरे का भूत उससे कोई बात करना चाहता है। यहाँ पर एक सस्पेंस होता है जिसको फिल्म के एंड में बताया जाता है, जब मर्फ कूपर को बताती है कि उसने उसके कमरे की किताबों के गिरने के ऑर्डर को डिकोड कर लिया है। तो कूपर उसको नासमझी बताकर ट्रैक्टर को वापस ऑटोमेटिक मोड पर लगाने चला जाता है। फिल्म के अगले सीन में कूपर अपनी फैमिली के साथ एक गेम देख रहा होता है। तभी वहाँ पर बहुत बड़ा रेतीला तूफान आता है, जिस वजह से सभी लोग दौड़कर घर चले आते हैं और वहाँ पर काफी हद तक भगदड़ मच जाती है। कूपर घर आकर अपनी बेटी मर्फ को अपने रूम के खिड़की दरवाजे बंद करने को कहता है। तभी उन दोनों को मर्फ की बुक सेल के नीचे रेत से बनी कुछ लाइनें दिखाई देती है। मर्फ अपनी बात बार बार दोहराती हुई कहती है कि भूत हमसे कुछ बात करना चाहता है। कूपर मर्फ को सोने के लिए भेज देता है और खुद पूरी रात बैठकर उन लाइनों को डिकोड करता है। सुबह जब मर्फ आती है तो वह एक सिक्का उछालता है। सिक्का केवल रेत की बनी लाइनों पर ही गिरता है, बीच में नहीं गिरता। तो कूपर मर्फ को बताता है कि ये कोई भूत नहीं, ये ग्रेविटी है और उन तक कोई बाइनरी कोड में एक मैसेज भेज रहा है। ये सब कौन कर रहा है और उन्हीं के साथ क्यों हो रहा है, इस बात की उनको कोई जानकारी नहीं है। उस मैसेज में उनको एक जगह की लोकेशन मिलती है। कूपर इस बात का राज जानने के लिए उस जगह पर निकल पड़ता है। मर्फ भी चुपके से कूपर के साथ आ जाती है। दोनों रात के वक्त एक जगह पहुंचते हैं जहां जाली से आगे का रास्ता बंद होता है। वे दोनों जाली तोड़ने की कोशिश करते हैं, तभी उन्हें वहां पर पकड़ लेते हैं और उन दोनों को अलग अलग कर दिया जाता है। वहीं कूपर से एक टेरेस नाम का रोबोट कहता है कि तुम्हारी गाड़ी से एक मैप मिला है जिसमें यहाँ की कोऑर्डिनेट थे, तुम्हें यहाँ का मैप कहाँ से मिला। तभी डॉक्टर एमिलिया की एंट्री होती है। वो कूपर को अपनी बेटी मर्फ के पास ले जाती है, जहाँ मर्फ प्रोफेसर ब्रेन के साथ बैठी होती है। क्योंकि कूपर प्रोफेसर ब्रेन के साथ काम कर चुका है तो वह उन्हें जानता है। वहाँ बैठा एक शख्स पूछता है कि इस धरती पर इस जगह से बड़ा कोई सीक्रेट नहीं है, आखिर उन्हें यहाँ का मैप कैसे मिला। तो मर्फ कहती है कि ग्रेविटी की वजह से हुआ। उन लोगों को ये बात समझ नहीं आती है। इस बात को समझाने के लिए कूपर उनसे बदले में कुछ मांगता है कि उनकी बेटी को उनके साथ सही सलामत घर पहुँचा दिया जाए। तो प्रोफेसर ब्रेन कहते हैं कि उसको जरा सा भी अंदेशा है कि हम लोग कौन है। तो कूपर कहता है कि नहीं। प्रोफेसर ब्रेन कहते हैं कि अब जब दुनिया भूखमरी की समस्या से जूझ रही है तो सरेआम रिसर्च पर पैसा खर्च नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पर गुप्त रूप से नासा की तरफ से स्पेस पर रिसर्च कर रहे हैं। क्योंकि आने वाले समय में सारी फसलें नष्ट हो जाएगी और हमें धरती छोड़कर किसी दूसरे प्लैनेट पर जाना होगा। ब्रेन बताते हैं कि अंतरिक्ष में नासा की एक स्पेसशिप है जिसके जरिए हम लोग अंतरिक्ष में यात्रा कर सकते हैं। वो कहते हैं कि आज से लगभग 50 वर्ष पहले सैटर्न प्लैनेट के पास एक वर्म होल खुल गया था। दरअसल वर्म होल आइंस्टाइन का एक कॉन्सेप्ट है, जिसको इस तरह से समझ सकते हैं, माना एक कागज पर दो बिंदु है जो कि अलग अलग गैलेक्सी के प्लैनेट है। अगर उनमें कम से कम दूरी तय करनी है, जो कि एक सीधी लाइन होगी, तो भी हजारों प्रकाश वर्ष लगेंगे। पर यदि किसी प्रकार से इस पेपर को मोड़ दिया जाए तो ये दोनों बिंदु पास आ जाएंगे और ये दूरी बहुत कम हो जाएगी। इसी कॉन्सेप्ट को वर्म होल कहते हैं। नासा 10 साल पहले ही वर्म होल के दूसरी तरफ 12 अलग अलग स्पेसक्राफ्ट भेज चुकी थी। अब उनका काम ये पता करना था कि उस पार इंसानों के रहने के लिए कोई प्लैनेट है या नहीं। 12 में से केवल 3 प्लैनेट से सिग्नल वापस आए, बाकी के लोग पता नहीं कहाँ गए या मारे गए, कुछ पता नहीं था। अब इन 3 प्लैनेट पर जाकर वहाँ के वातावरण का पता करना था
और प्रोफेसर ब्रेन धरती की ग्रेविटी को थोड़ी देर ऑफ करने पर काम कर रहे थे, जिससे कि धरती के सभी लोगों को आसानी से दूसरे ग्रह पर भेज सके। दरअसल धरती पर इतना फ्यूल नहीं बचा था जिससे दुनिया के सारे लोगों को स्पेसक्राफ्ट में दूसरे प्लेनेट पर भेजा जा सके। इसलिए अगर ग्रेविटी अपने कंट्रोल में होगी तो क्राफ्ट को आसानी से उठाया जा सकेगा। प्रोफेसर ब्रेन कूपर को इस मिशन में जाने के लिए कन्विंस करते हैं। वह कहते हैं कि अगर अपनी बेटी को और अपने आने वाली जनरेशन को सुरक्षित रखना चाहते हो तो ये मिशन बहुत जरूरी है। आखिरकार कूपर मान जाता है। वो लोग अपने साथ 5000 भ्रूण को ले जाते हैं जो कि अपने अपने क्षेत्र के महान लोगों के भ्रूण होते हैं। प्रोफेसर ब्रेन कहते हैं कि अगर वह ग्रेविटी को शून्य करने वाली इन्वेंशन नहीं बना पाए तो वो लोग वहीं पर अपनी दुनिया बना सके। अगले सीन में हम देखते हैं कि मर्फ अपने पापा से रूठी हुई है और वह उन्हें इस मिशन पर जाने से रोकती है जिसमें वापस आने की कोई गुंजाइश नहीं है। वह कहती हैं कि उसने किताबों के गिरने वाले मैसेज को डिकोड कर लिया है जिसमें स्टे लिखा हुआ है, पर कूपर उसकी बात को सीरियस नहीं लेता। वह जब निकल रहा होता है तभी बुक्स नीचे गिरती है पर वह रुकता नहीं है। कूपर जाते वक्त अपनी बेटी को एक घड़ी देके जाता है और अपने बेटे को कहता है कि अपना ख्याल रखना। कूपर इस मिशन पर जाते वक्त अपने परिवार को छोड़ने की वजह से रो देता है। फिर हम देखते हैं कि मिशन में कूपर के साथ 3 लोग और हैं, रोमिली, डाइल और प्रोफेसर ब्रेन की बेटी डॉक्टर एमिलिया, और इनके साथ 2 रोबोट केश और टार्स है जो कि इनकी आगे जाकर बहुत मदद करने वाले हैं। इसमें से एक रोबोट काफी फनी वे में बात करता है जो उन लोगों के लिए एंटरटेन करता है। ये लोग काफी समय से ट्रेवल कर रहे होते हैं। इसी बीच ये सभी अपने घर वालों से भी मैसेज ट्रांसमिट के जरिए बात करते हैं, लेकिन कूपर के लिए कोई मैसेज नहीं आता है। मर्फ अभी भी अपने पापा से नाराज है। जैसे ही वर्म होल नजदीक आता है, रोमिली कूपर को बताता है कि हम जो समझ रहे थे कि वर्म होल गोलाकार है पर यह वृत्ताकार है। रोमिली बताता है कि इस वर्त के इधर से घुसने पर सीधा दूसरी गैलेक्सी में पहुंच जाएंगे। वो लोग वर्म होल के पास पहुंचते हैं। वहाँ डॉक्टर एमिली को पानी जैसी चीज दिखती है। वो सोचती है कि ये दूसरी दुनिया को उनसे जोड़ने वाली कोई चीज है। यहाँ उन्हें वो 3 प्लैनेट दिखाई देते हैं जो कि ब्लैक होल के चारों ओर व्यवस्थित चक्कर लगा रहे होते हैं। इन तीनों लोगों को यहाँ पर इन तीनों प्लैनेट में से सबसे अच्छे प्लैनेट को फिक्स करके धरती पर प्रोफेसर ब्रेन को इसके बारे में बताना था। यहाँ से सबसे नजदीक मिलर का प्लैनेट होता है। मिलर भी एक वैज्ञानिक होती है जो पहले यहाँ पर उतर चुकी होती है और वह इस प्लैनेट से लगातार धरती पर मैसेज भेज रही होती है। सभी लोग मिलर के प्लैनेट का ही मुआयना करने निकलते हैं, पर डॉक्टर एमिलिया एडमंड के प्लैनेट पर पहले जाने को कहती है जो कि सबसे दूर होता है। फिर हमें पता चलता है कि डॉक्टर एमिलिया एडमंड से प्यार करती है और वह उनसे मिलना चाहती है। कूपर उसे समझाता है। तब डॉक्टर एमिलिया कहती हैं कि प्यार एक भावना मात्र से बढ़कर है। प्यार एक ऐसी चीज है जिसे शायद आज हम समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन अंततः मिलर के प्लेनेट पर जाना फाइनल होता है जो कि सबसे नजदीक होता है। क्योंकि मिलर का प्लेनेट ब्लैक होल के नजदीक होता है, इसलिए यहाँ का टाइम धरती के टाइम से काफी अलग होता है। धरती पर 1 घंटे का समय मिलर के प्लेनेट पर 7 वर्ष के बराबर होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि उन चारों में से रोमिली उस क्राउड में रुककर ब्लैक होल के बारे में डाटा जुटाने का फैसला लेता है और बाकी तीनों लोगों को 1 घंटे के लिए मिलर के प्लैनेट से इंफॉर्मेशन लाने को कहता है। अगले सीन में वह तीनों लोग मिलर के प्लैनेट पर पहुंच जाते हैं। उस प्लैनेट पर केवल पानी ही पानी होता है, जहां पर जीवन की कोई गुंजाइश नहीं है। उन लोगों को वहां पर मिलर के क्राफ्ट का मलबा मिलता है और मिलर इस मिशन में यहाँ आने के बाद मर चुकी है। और यहाँ पर इन प्लैनेट का नाम मिलर, जैसे कि वो वैज्ञानिक वहां पर पहले आया था, इस वजह से इस प्लैनेट को मिलर नाम कहकर पुकारते हैं। दरअसल मिलर यहाँ पर आने के कुछ समय बाद तक ही सर्वाइव कर पाई थी। धरती के टाइम में फर्क होने के कारण उन्हें वो डाटा इतने सालों बाद मिला था। अब डॉक्टर एमिलिया मिलर के क्राफ्ट का मलबा अपनी शिप में ले जा रही होती है कि तभी पानी की एक बहुत बड़ी लहर उनकी तरफ आती हुई दिखाई देती है। वो शिप से काफी दूर होती है, पर रोबोट कैश आकर उसे बचा लेता है। यहाँ पर ये 3 लोग जो आए थे, उनका एक साथी डॉयल शिप के अंदर आने में नाकामयाब होता है और पीछे ही रह जाता है और यहीं पर कहीं गुम हो जाता है। शिप के इंजन में भी काफी पानी भर जाता है। पानी सोखने तक ये क्राफ्ट नहीं उड़ पाता। किसी तरह मैनेज करके वे लोग वहाँ से निकल पाते हैं और वापस रोमिली के पास पहुँचते हैं, क्योंकि इन लोगों को वहाँ पर 3 घंटे से ज्यादा उस प्लैनेट पर लग गया था, जो कि रोमिली के लिए ये 23 वर्ष से भी अधिक का समय था। इसलिए वो लोग तो केवल 3 घंटे के लिए गए थे, लेकिन रोमिली वहाँ पर 23 वर्षों तक इंतजार करता रहा। यहाँ पर आपको बता दें कि इनके पास एक कायरो स्लीप नाम की मशीन है, जिसके अंदर सो जाने से उम्र नहीं बढ़ती है। समय सामान्य स्थिति की तरह ही बदलता है, जिसके अंदर टाइमर लगाकर हम कितने भी साल तक उसी स्थिति में रह सकते हैं। लेकिन रोमिली कायरो स्लीप में नहीं सोया। उसने जागकर उन लोगों के लिए डाटा एकत्रित किया। फिर अगले सीन में कूपर अपने घर से आए मैसेज को देखता है, जिसमें उसे पता चलता है कि उसके ससुर की मौत हो चुकी है और उसके बेटे की भी शादी हो चुकी है और उसके एक पोता भी हो चुका है। क्योंकि यहाँ पर वो गए तो 3 घंटे के लिए थे, लेकिन पीछे पृथ्वी पर उन्हें 24 वर्ष हो चुके थे। वहाँ का 1 घंटा 7 वर्ष के बराबर था। और यहाँ पर बेटी मर्फ का केवल एक ही मैसेज आता है कूपर के लिए, वो भी उस दिन का जिस दिन वो अपने पिता की उस उम्र की हो गई थी जिस उम्र में वो आखिरी बार मिले थे। मर्फ अपने पिता से कहते हैं कि आपने कहा था कि शायद मैं उस दिन लौटूं जिस दिन मैं आपकी उम्र की हो जाऊंगी, तो अपना वादा निभाइए और वापस आ जाइए। कूपर अपने बेटी के इन वीडियो मैसेज को देखकर रो देता है।
अगले सीन में मर्फ प्रोफेसर ब्रेन के साथ काम कर रही होती है, जो ग्रेविटी के इन्वेंशन को सॉल्व कर रहे होते हैं। वो भी अब साइंटिस्ट बन चुकी है और अपने पिता को वापस लाने के लिए प्रोफेसर की मदद कर रही है। फिर वो लोग दूसरे प्लैनेट पर जाने की प्लानिंग करते हैं। अब यहाँ पर कूपर और रोमिली डॉक्टर मैन के प्लैनेट पर जाने को कहते हैं, लेकिन डॉक्टर एमिलिया फिर से एडमंड के प्लैनेट पर जाने को कहती है। एडमंड का प्लैनेट दूर होने और उनके पास इतना फ्यूल न होने के कारण डॉक्टर एमिलिया को मना करके वो लोग मैन के प्लैनेट पर जाने का फाइनल करते हैं, जो कि नजदीक है। फिर ये लोग मैन के प्लैनेट पर पहुंचते हैं। वहां जाकर देखते हैं कि मैन कायरोस्लीप में सोया हुआ है। कायरोस्लीप वही मशीन है जो मैंने आपको पीछे बताया था कि वो इसी स्थिति में कई सालों तक रह सकते हैं। वो लोग मैन को जाकर जगाते हैं। मैन उठने का अलार्म लगाए बिना ही सोया था, मानो उसने बचने की आस छोड़ दी थी। वो इस प्लैनेट पर सालों बाद इंसानों को देखकर बहुत खुश होता है और रो देता है और कहता है कि अच्छा हुआ आप आ गए इस प्लैनेट पर, ऐसी जगह जहां सांस ले सकते हैं। तभी रोमिली देखता है कि धरती पर डाटा भेजने वाले रोबोट को पूरी तरह ध्वस्त किया जा चुका है। यहाँ पर एक ट्विस्ट रहता है जो आगे आपको पता चलेगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि प्रोफेसर ब्रेन अपने आखिरी समय में है और मर्फ उसके पास बैठी होती है। वो मर्फ को बताते हैं कि उनकी ग्रेविटी के इन्वेंशन सोल्व होना असंभव है, क्योंकि उनके पास ब्लैक होल के कोऑर्डिनेट्स नहीं है और ना ही कभी मिल सकते हैं। वो बताते हैं कि मैं जानता था कि ग्रेविटी को शून्य करना असंभव है, धरती का विनाश तय है, इसलिए कूपर के साथ भ्रूण भेजे जिनसे वो इंसानियत को बचा सके। ये बात मर्फ मैसेज के जरिए उन लोगों के पास पहुंचाती है और पूछती है कि क्या मेरे पिता को पता था कि वो हमें यहाँ मरने के लिए छोड़कर जाने वाले हैं। हालांकि इस बात का पता डॉक्टर एमिलिया को भी नहीं होता है। इसके बाद कूपर इस प्लैनेट का डाटा लेकर तीसरे प्लैनेट पर जाने के बजाय वापस धरती पर अपनी बेटी के पास जाने की सोचता है। फिर रोमिली उसे कहता है कि तुम वापस धरती पर जाते वक्त ब्लैक होल का चक्कर लगाते जाना और रोबोट ट्रेस को ब्लैक होल के पास छोड़ देना, जिससे ट्रेस ब्लैक होल की इन्फॉर्मेशन भेजता रहेगा, जिससे शायद ग्रेविटी की इन्वेंशन सोल्व हो सके। अगले सीन में मैन जो कूपर को वहां ले जाते हैं जहां उस प्लैनेट पर सांस ली जा सकती है। वो दोनों कैंप से काफी दूर आ चुके होते हैं। जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि यहाँ पर एक ट्विस्ट होता है। मैन अचानक कूपर पर हमला कर देता है और उसे जान से मारने की कोशिश करता है और कहता है कि इस प्लैनेट पर ऐसी कोई जगह ही नहीं है जहां पर सांस ली जा सकती हो। आज तक धरती पर गलत डाटा भेज रहा था ताकि कोई यहां आए और वो बच सके। मैन कूपर पर हमला करके उसे अधमरा कर देता है और सोचता है कि यहाँ सभी को मारकर वो उनका क्राफ्ट लेकर चला जाएगा। आगे दिखाते हैं कि रोमिली मैन के रोबोट को सही कर देता है और उससे पता चलता है कि जो डाटा मैन ने भेजा था वो उस रोबोट के डाटा से बिल्कुल अलग है, यानी कि यहाँ पर मैन झूठ बोल रहा था। मैन ने पहले से ही प्रोग्रामिंग की हुई थी। जैसे ही रोमिली को पता चलता है कि ये डाटा उस डाटा से अलग है तो रोबोट अपने आप ब्लास्ट हो जाता है और रोमिली वहीं पर मारा जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ बुरी हालत में कूपर मैसेज के जरिए एमिलिया से मदद मांगता है। एमिलिया फौरन कूपर के पास पहुंचती है और उसे बचाती है। मैन उनका क्राफ्ट लेकर एंडोरेंस की तरफ जाता है, जो कि उनका स्पेस स्टेशन होता है। यहाँ कूपर एमिलिया से क्षमा मांगता है कि अगर वो उसकी बात सुन लेता और वो एडमंड के प्लैनेट पर चले जाते तो शायद ये नौबत नहीं आती। वो दोनों मैन का पीछा करते हैं। मैन एंडोरेंस के पास पहुंच जाता है। वो उससे अपना रेंजर जोड़ने की कोशिश करता है पर उसे सही जोड़ना नहीं आता। इस कोशिश में ब्लास्ट हो जाता है और मैन वहीं पर मारा जाता है। इस घटना से एंडोरेंस अपनी गति से भटक जाता है। कूपर बड़ी मेहनत करके उसका पीछा करके उसके साथ अपना स्पेसशिप अटैच कर देता है। तभी उनका रोबोट कैश चेतावनी देता है कि उसका स्पेस स्टेशन एंडोरेंस ब्लैक होल की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि ब्लैक होल सभी चीजों को अपने में समाहित कर लेता है, यानी एक बार जो उसमें चला जाता है वो वापस नहीं आता। पर कूपर के पास फ्यूल कम होने के कारण वो ब्लैक होल के किनारे पर जाकर धक्के से एडमंड के प्लैनेट पर जाने की सोचता है। वो जैसे ही ऐसा करता है तो उनके स्पेसशिप पर बहुत फोर्स लगता है। कूपर स्पेसशिप का वेट कम करने के लिए रोबोट ट्रेस के साथ नीचे कूद जाता है और एमिलिया उसमें अकेली ही रह जाती है। अगले सीन में कूपर नीचे गिरता हुआ टेसरेक्ट में पहुंच जाता है। कूपर को यह बिल्कुल समझ नहीं आता है तो उसका रोबोट टेरेस उसे बताता है कि ये 5th डायमेंशन के लोगों ने कूपर के लिए ही बनाया है। दरअसल 5th डायमेंशन के लोग वे लोग होते हैं जो समय में आगे और पीछे जाकर कुछ भी कर और बदल सकते हैं। वो लोग भविष्य में इंसानियत को बचाने के लिए कूपर के जरिए ग्रेविटी के इन्वेंशन का सॉल्यूशन देना चाहते हैं। यहाँ कूपर को मर्फ का कमरा दिखाई देता है। कूपर वहाँ पड़ी किताबों को गिराकर मर्फ से बात करने की कोशिश करता है। मर्फ ये देखकर डर जाती है। दरअसल ये वही फिल्म की शुरुआत का सीन है जिसमें मर्फ अपने पापा से कहती है कि मेरे कमरे में कोई भूत है, तो भूत भविष्य से आए उसके पापा ही होते हैं। वो किताबें गिराकर मर्फ को मैसेज देता है स्टे, यानी वो मर्फ को अपने आप को मिशन पर जाने से रोकने के लिए कहता है। शुरुआत में मिले नासा के स्पेस सेंटर के कोऑर्डिनेट में भी वही देता है। फिर कूपर अपने रोबोट ट्रेस से ब्लैक होल के कोऑर्डिनेट लेता है और मर्फ को जो जाते वक्त घड़ी दी थी उसमें वो डाटा मार्स कोड के जरिए भेज देता है। मर्फ जब ये घड़ी देखती है तो वह समझ जाती है कि उसके पापा ही हैं जो ये सब कर रहे हैं। फिर टेसरेक्ट बंद होने लगता है और कूपर और ट्रेस बाहर गिरने लगते हैं। उसे रास्ते में एमिलिया दिखाई देती है और वो एमिलिया से हाथ मिलाने के बाद आंखें बंद कर लेता है। उधर मर्फ घड़ी से मिले डाटा को डिकोड करके ग्रेविटी की इन्वेंशन को सॉल्व कर लेती है। अगले सीन में कूपर की आंखें खुलती है तो वो जिस जगह पर होता है
उसका नाम होता है कूपर स्टेशन। ये जगह कूपर की बेटी मर्फ कूपर के नाम पर थी, जिसने ग्रेविटी के इन्वेंशन को सॉल्व करके धरती के सभी लोगों को यहाँ सुरक्षित ट्रांसफर कर लिया था। और यह स्पेस स्टेशन होता है सैटर्न के पास, जो बहुत बड़ा होता है, जो शुरुआत में हमें फिल्म में दिखाया था। फिर अगले सीन में कूपर अपनी बेटी से मिलता है, जो कि बूढ़ी हो चुकी है। कूपर धरती के टाइम के हिसाब से 125 साल का हो चुका है, परंतु वो दिखने में वैसा ही वैसा था। यहाँ मर्फ अपने पिता को एमिलिया के बारे में बताता है, जो एडमंड के प्लानेट पर पहुंच चुकी होती है। एडमंड मर गया था, इसलिए वो अकेली यहाँ पर सरवाइव करती है। उसके पास जो 5000 भ्रूण होते हैं, उनसे वो नई कॉलोनी बना रही होती है। ऊपर एमिलिया को बचाने के लिए निकल पड़ता है और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। अब इस मूवी के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।